हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 के प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का उद्देश्य निबंध लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। ठीक है, कौन है? संपूर्णानंद। ठीक, अब आपसे ये क्वेश्चन एक और टाइप से पूछ लिया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध विधा की रचना है। या तो आपसे लेखक पूछ लेगा या तो पूछ लेगा कि किस विधा की रचना है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध विधा की रचना। इसके लेखक कौन है? संपूर्णानंद। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन है सुख सागर, परीक्षा गुरु या प्रेम सागर या रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। ठीक है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। तो इसका प्रेम सागर वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% आएंगे ही आएंगे। ये सारे एमसीक्यू लगातार बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए। इन एमसीक्यूज को आपको छोड़ना नहीं है, सारे आप इन्हें तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक है प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, अमरकांत जी हैं या यशपाल है। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। अब आपसे ये क्वेश्चन और घुमा के पूछ ले कि पर्दा किस विधा की रचना है। तो पर्दा कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि पर्दा के लेखक कौन है, तो यशपाल जी। पर्दा किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, विधा भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये एक साइड में आपसे पूछ ले कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो यशपाल जी। पर्दा किस विधा की रचना, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, तो ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर जी, रामबख्श बेनीपुर या राहुल सक्रियांत या रागे राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या सरदार पूर्ण सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल किसी न किसी सेट में आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही इजी है कि ये किस विधा की रचना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करेक्ट देते हैं, तो सभी जाके कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की या प्रगतिवादी युग की। तो कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। ठीक है, किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि कामायनी के लेखक कौन है,
तो कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना। और ये किस युग की रचना है? तो ये है छायावादी युग की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवादी युग का कौन है? अग्रदास, नंददास, तुलसीदास या रामधारी सिंह दिनकर? तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आपके 3 क्वेश्चन बनते ही बनते। हर साल बोर्ड एग्जाम में तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है और तीनों क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के साथ याद करा देंगे और ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। इसमें पूछा गया कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, या आपसे पूछ रहे कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन है 1943, 1941, 1943, 1954, 1947। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1943। 1943 में तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये प्रथम प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ ले जाएंगे कि तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन वर्ष कब होता है? तो दूसरा प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा आपसे पूछ ले जाए तो तीसरा होता है 1959। तो ये तीनों आपको याद रखने, 3 में से एक ना एक क्वेश्चन आपके सेट में 101% पूछा ही जाएगा, क्योंकि तार सप्तक से क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। या तो आपसे पहला पूछ लेगा, या दूसरा पूछ लेगा, या तो तीसरा पूछ लेगा। तीनों आपको याद रखना है। तो पहला कौन सा है? पहला प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था, दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ था और तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीनों आपको याद रखने, 100% इस बात की गारंटी है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक, अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो आपको सिर्फ पहला याद रखना है कि पहला कब हुआ था। पहला कब हुआ था? 1943 में। अब इसकी ट्रिक आपको बता रहा है, अगर आपको दूसरा नहीं याद आ रहा, पहला याद है, तो क्या करना है आपको? 1943 में 8 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 1951। दूसरा आपका निकल आया। अब अगर आपको तीसरा पता करना है तो क्या करना है? पहले वाले में 8 जोड़ दो तो दूसरा निकल आया। अब दूसरे वाले में फिर से 8 जोड़ दो तो तीसरा निकल आया। कितना हो जाएगा? 1959। तो आपको ये तीनों याद रहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? पहला वाला याद रखना है। पहले वाले में 8 जोड़ा, दूसरा निकल आया, दूसरे वाले में 8 जोड़ा, तीसरा निकल आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में 100% 2026 में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो प्रिय प्रवास, साकेत या भारत भारती या कामायनी। तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है? कामायनी। कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी, क्योंकि कामायनी छायावादी युग की रचना है। ठीक है, और कामायनी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन याद भी होने चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए कि द्विवेदी युग की रचना इसमें नहीं पूछी गई, तो कामायनी नहीं है, तो ये किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना। और ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानश्री से, या प्रेमश्री से, या कृष्ण भक्ति से। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो इसका 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें पूछ जाएगी कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नाभादास है। कौन है? नाभादास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। इसका 3rd वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, ये रचना किसकी है? तो कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय जी। तो आपको रचनाकार भी पता होना चाहिए कि ये किसकी रचना और किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना, और ये किसकी रचना है? अमृत राय जी की। ठीक है। तो हम हर एक क्वेश्चन के आपको 2 आंसर बता रहे हैं। अगर आपको विधा पूछी जाए तो इसके रचनाकार आपको बता रहे हैं, अगर रचनाकार पूछे जाते हैं तो विधा बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, क्योंकि किसी सेट में आपसे विधा पूछ ली जाती है तो किसी सेट में आपसे रचनाकार पूछे जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि इसकी विधा क्या है, जीवनी विधा की रचना, और इसके रचनाकार कौन है? अमृत राय जी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आवारा मसीहा। यहाँ पे मसीहा लिख लीजिएगा, खाली आवारा लिख दिया। ठीक है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। अब इसके रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। तो याद रखिएगा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। ये किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है। ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है, और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। अब इसके रचनाकार कौन है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो ये है बाबू गुलाब राय जी की। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की। ठीक है। तो याद रखिएगा, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना, और ये किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन थे, 3 के 6 क्वेश्चन आपको हमने करवाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो कौन है? हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ठीक। अब इसमें क्या कहा गया है कि निंदा रस के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी। ठीक है। अब ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। निंदा रस किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या कितनी है? इसमें पूछा है कामायनी महाकाव्यों में जो सर्गों की संख्या होती है कितनी होती है? तो 15 होती है। ठीक है। याद रखिएगा, कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या 15 होती है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? लोकायत्म पर, स्वर्ण किरण पर, या चिदम्बरा पर, या कला और बूढ़ा चांद पर। तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर। याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत जी को, या रामधारी सिंह दिनकर को, या जयशंकर प्रसाद को,
या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन का आंसर है ये। कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का सुकुमार कवि है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि तार सप्तक के 3 प्रकाशन वर्ष होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि तीसरा प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1959 में तीसरा प्रकाशन वर्ष हुआ था। अब इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, सिर्फ आपको पहला याद करना है। पहला प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1943 में। जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो आपका दूसरा निकल आएगा। अब दूसरे में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका तीसरा प्रकाशन वर्ष निकल आएगा। ठीक है। तो ये तीनों प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि तीसरा प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो तीसरा प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। ठीक है। और प्रथम प्रकाशन वर्ष 1943 में। दूसरा हुआ 1951 में। तो ये तीनों प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने। 3 में से कोई ना कोई आपका एक क्वेश्चन आपके 2026 में बोर्ड के पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये तीनों क्वेश्चन 2026 में अलग अलग सेट में देखने को मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। या तो आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी की पहली मौलिक उपन्यास, तो हिंदी की पहली मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो इंदुमती को मानी जाती है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। अगर हिंदी का पहली कहानी पूछ ले तो इंदुमती। ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? इंदुमती को। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया वो आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु और प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती को। ठीक है। वो दोनों भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। याद रखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपथ है, या रंगभूमि है, तट की खोज है, या पुनर्नवा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास पुनर्नवा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास क्या है? पुनर्नवा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। हुंकार काव्य के रचयिता हैं। तो हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। फिर से आपसे पूछ रहे कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1959। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है इसलिए रिपीट हो गया, क्योंकि हमने सेट में से क्वेश्चंस को निकाला है। तो तीसरा प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1959 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। पल्लव से उद्दित कविता परिपर्तनता के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। पल्लव से उद्दित कविता परिपर्तनता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और ये रचना है किसकी? हरिऔध जी की। ठीक है। किसकी है ये रचना? हरिऔध जी की। और ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। प्रगतिवाद कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि कौन है? नागार्जुन। प्रगतिवाद कवि कौन है? नागार्जुन जी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन है भारत भारती, या चित्राधार, या अनामिका,
या स्वर्णधूल? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? भारत भारती। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना। और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। ये क्वेश्चन सभी को पता हो कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। और फणीश्वर नाथ रेणु किसकी कहानी के लेखक है? पंचलाइट कहानी के लेखक। ठीक है, दोनों याद रखना। पंचलाइट के कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। और बहादुर कहानी के हैं अमरकांत जी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है कि प्रमुख विशेषता नहीं है। तो अति बौद्धिकता, या व्यक्तिवाद, या प्रकृति का मानवीकरण, या उपमानव प्रतीकों का नवनीनता। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें आपके 32 ही हैं, पर हमने आपको हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बताए। तो इस वीडियो में हमने आपको लगभग 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इन सभी एमसीक्यू को आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये इस साल 2026 में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।